क्रेडिट कार्ड में लोग बहुत फंस रहे हैं। क्या क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नुकसान भी है, फ़ायदा भी। बिल्कुल। पहली बात तो मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक क्रेडिट लिमिट है, चाहे वो जितनी भी है। हम फँसते कहाँ हैं? हम उस पैसे को पूरा यूटिलाइज़ अगर मुझे 10,000 की लिमिट दी है बैंक ने, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा यूज़ करते हैं, जो कि सरासर गलत है, कभी नहीं करते। अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू होता है। 5-10 दिन में उनके पास कॉल आना शुरू होता है कि आपने हमारे से लोन लिया है, अब उसको वापस करिए। अगर लोग उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, कुछ ऐसे उनके फ़ोटोज़ को यूज़ करके उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी आ रही हैं जिससे लोगों को मेंटली टॉर्चर हो रहा है। अब वो गाड़ी परचेज़ करने के बाद आप उसको चला रहे हो, हर चीज़ ओके है। पर जब उसकी ईएमआई भरने का टाइम आया, मैं फिर वही कह रहा हूँ, उसमें आप डिले कर रहे हो। डिले करने के बाद बैंक आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। बैंक उसके बाद आफ्टर 30 डेज़ के बाद जब वो एनपीए के ज़रिए चला जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, तब बैंक आपको किसी माध्यम से, चाहे वो लेटर के थ्रू हो या किसी नोटिस के ज़रिए आपको सूचित करता है। जी। अगर उसके बाद भी आप चीज़ें नहीं करते हो, तो फिर बैंक इस लेवल पे आता है कि हमें वो चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन्स आजकल हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज इससे बचने के लिए, आज इसके एडवांटेजेस, आज इसके डिसएडवांटेजेस, आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष वर्मा जी। मनीष वर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मनीष वर्मा जी, जैसा कि आजकल हम देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में लोग बहुत फंस रहे हैं। क्या क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं? क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस आंसर के लिए ज़रूरी समझा। पहली चीज़ ज़रूरी इसलिए भी है, मैं हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नुकसान भी है, फ़ायदा भी। बिल्कुल। मैं सबसे पहले उसके फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि आपके पास अभी मान लो अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है बिल्कुल। और अगर मेरे को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्रेडिट कार्ड दिया है, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक क्रेडिट लिमिट है, चाहे वो जितनी भी है। दूसरा, हम फँसते कहाँ हैं? हम उस पैसे को पूरा यूटिलाइज़ अगर मुझे 10,000 की लिमिट दी है बैंक ने, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा यूज़ कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है, कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा उसका 50% ही यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। उससे ये रहता है और उसकी टाइमली पेमेंट, उसका एक टाइम पीरियड होता है 45 डेज़ के बाद, कुछ बैंक में हर महीने उसकी एक साइकिल होती है पेमेंट की, उस पेमेंट साइकिल में आप पेमेंट कर दो। तो आप इसके जंजाल में कभी नहीं फँसेंगे। मतलब अगर हम क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ करें, तो वो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आजकल लोग उसका कुछ दुरुपयोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा उसका दे रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग फँस रहे हैं। मतलब आज हम यही समझाना चाह रहे हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी छोटे-छोटे ऐप्स आ रहे हैं लोन के लिए, जी। जिसमें कि आजकल हम देख सकते हैं वो लोग उसमें लोग उसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू होता है। 5-10 दिन में उनके पास कॉल आना शुरू होता है कि आपने हमारे से लोन लिया है, अब उसको वापस करिए। अगर लोग उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, कुछ ऐसे उनके फ़ोटोज़ को यूज़ करके उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी आ रही हैं जिससे लोगों को मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? कैसे बचा स जा सकता है? क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा इसके माध्यम से, कि कभी भी लोन लेने के लिए किसी भी ऐप का यूज़ ना करें। जी। बहुत सारी मार्केट में ऐप हैं, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारा डाटा जो है वो यूज़ कर लेते हैं। डाटा यूज़ करने के बाद वो हमारे जितने भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह सबका एक्सेस ले लेते हैं। जी। और उससे बचने के लिए हमारे पास यही है कि हम किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन को लिया जाए। जी, बिल्कुल। उससे उसको टाइमली पे करें, हुँ। समय पे दें, क्योंकि हर बैंक मैं हुँ। बार-बार एक बात कहता हूँ कि हर बैंक आपको एक टाइम देगा कि आपको इस टाइम तक उसको पे हुँ। करना है। कुछ जो चाइनीज़ हमारी जो ऐप्स होती है, वो 10 दिन के लिए देती हैं, कोई 30 डेज़ के लिए देती है। कुछ पार्ट वो आप उसमें आप सेट करोगे कि आपको कितने दिन के लिए वो पैसा चाहिए। बिल्कुल। बट मैं हमेशा दोबारा यही बात दोहराऊँगा कि हमेशा किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक या एनबीएफसी के द्वारा ही, जिससे आपका डाटा सिक्योर है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
मनीष जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कोई लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन में फँस गए हैं, मतलब वो उनसे पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, एक तरीके से वो क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन से लोन ले रहे हैं और उसके बाद वो ईएमआई, कुछ ईएमआई वो नहीं चुका पा रहे हैं। तो उसके चलते रिकवरी वाले, बैंक वाले, उनके रिकवरी वाले उसके घर तक आ रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसको ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि वो कुछ गलत कदम उठा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आजकल लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या कुछ ऐसा कोई ऐसा उपाय जिससे लोगों को कुछ राहत मिले? उसके लिए मैं सबसे पहले एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी अमाउंट लें, किसी भी रूप में, चाहे हुँ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पर्सनल लोन के थ्रू, जी। सब कुछ समय पे दीजिए। हुँ, और समय पे अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको समय पे वो पेमेंट नहीं की जा रही है, तो आपको बैंक पूछता है बिल्कुल। कि आपका जो ईएमआई है वो बाउंस हो गया है या नहीं आया है, तो उसका रीज़न क्या है? तो बैंक को आप बता सकते हो। बैंक से आप टाइम ले सकते हो, बैंक आपको टाइम देगा। बट अगर उसके बाद भी आप पे नहीं करते हो, तो बैंक के जो रिकवरी जो पार्ट्स होते हैं, वो उसके बाद चला जाता है। अच्छा। वो आपको पूरा टाइम देने के बाद ही ये बैंक, क्योंकि बैंक को भी ये चीज़ें करना अच्छा लगता है कि भाई उनके क्लाइंट हैं। बिल्कुल। बट वो भी शरण है, वो भी बैंक से लिया हुआ है, वो भी उन्होंने भी कहीं से लिया होता है। कहीं से लेने के बाद वो आपको दे रहे हैं उस उम्मीद में कि टाइम पे आएगा तभी वो टाइम पे आगे दे पाएँगे। तो समय से पेमेंट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हैं कि आप नौकरी छूट जाती है या आपका बिज़नेस कभी लॉस चला जाता है, तो आप जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने लोन लिया है, बिल्कुल। वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दीजिए और वहाँ से आप टाइम माँगिए। बैंक आपको टाइम देगा। जी। तो मतलब अगर वो कस्टमर जाकर के बैंक के पास जाता है, अपनी एप्लीकेशन देता है, अपने बारे में बताता है कि मैं पैसा देना चाह रहा हूँ, तो उसमें राहत मिल सकती है। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है ना, आजकल लोगों को ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो बेचारे उस चीज़ में फँस के कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, तो लोग ऐसा कदम ना उठाएँ। और लेकिन कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सा देखने में भी आ रहा है कुछ, ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, बिज़नेसमैन हमारे, काफ़ी नाम तो आपके भी दिमाग में आ ही रहे होंगे, बिल्कुल। मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस चीज़ पर। लेकिन वो लोग लोन लेते हैं, भारत छोड़ के चले जाते हैं, उनका लोन माफ़ हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ चंद रुपयों का लोग लोन ले रहे हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, उनके लिए बैंक वाले इतना टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर तक पहुँच रहे हैं, उनको परिवार को परेशान कर रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या क्या ये बैंक भी अमीर और गरीब में फ़र्क करता है क्या? नहीं प्रशांत जी, मैं इस बात के लिए ये रखना चाहता हूँ जी। कि बैंक अमीर या गरीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स, जो नियम कानून हमारे लिए बने हुए हैं, जो हमारी माननीय अदालत या माननीय जो हमारा रिज़र्व बैंक, जिसको हम सबसे बड़ा बैंक कहता है, जो रूल्स वहाँ से बने हुए हैं सबके लिए सेम है। बिल्कुल। बट हम ये देखते हैं कि भाई जो बड़े लोन लेके जो चले गए हैं लोग, हुँ, उनके साथ कार्रवाई कौन करता है? उनके साथ कार्रवाई करती है हमारी न्यायालय। हुँ, जो हमारा कोर्ट है, ऑनेबल कोर्ट है हमारी, हमारी हुँ, आरबीआई उस पे करती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ होती है, हुँ, उनको सीज़ कर लिया जाता है, उनको सील कर दिया जाता है। फिर उनको सेल करने के बाद जब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलती है, बैंक वहाँ से उन पैसों को कवर करता है, अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी मॉर्गेज होती है उनके जी, साथ। बिल्कुल। उसी वजह से वो लोन दिया जाता है। जी, तो मतलब इसमें कोई अगर किसी के मन में ऐसा हो, तो अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं कर ऐसा रही नहीं है, है। बिल्कुल, बिल्कुल ना जी, करें। और इस चीज़ के लिए कार्रवाई दोनों के लिए होती है। जी, कि कुछ ग्राउंड लेवल पे होती है और कुछ अपर लेवल पे भी होती है। जी, तो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि हम रिकवरीज़ कर लेते हैं, पर जो अपर लेवल वाली होती है, जिसको कोर्ट या आरबीआई द्वारा दंडित किया जाता है। जी। तो इसमें आजकल देखने में आ रहा है मनीष जी, आपने भी काफ़ी देखा होगा, आजकल देखने में आ रहा है कि जैसे किसी ने कार लोन लिया, वो कार लोन लेकर के किसी परिस्थितिवश या किसी चीज़ों के चलते वो कुछ ईएमआई नहीं चुका पाया। तो वो लोग रिकवरी वाले उस कार को ऑन रोड भी उठा रहे हैं या कहीं से भी वो लोग उसको उठा लेते हैं। तो क्या कार मालिक का उस कार पे कोई हक नहीं है? ये चीज़ गलत है। ये थोड़ी-सी नॉलेज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ के लिए जी, कि मैंने कोई कार ली, जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एक रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल है मेरी किसी के साथ। उन्होंने गाड़ी परचेज़ करी। जी, अब वो गाड़ी परचेज़ करने के बाद आप उसको चला रहे हो, जी। हर चीज़ ओके है। पर जब उसकी ईएमआई भरने का टाइम आया, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसमें आप डिले कर रहे हो। हुँ, डिले करने के बाद बैंक आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। बैंक उसके बाद आफ्टर 30 डेज़ के बाद जब वो एनपीए के ज़रिए चला जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, तब बैंक आपको किसी माध्यम से, चाहे वो लेटर के थ्रू हो या किसी नोटिस के ज़रिए आपको सूचित करता है। जी,
अगर उसके बाद भी आप चीज़ें नहीं करते हो, तो फिर बैंक इस लेवल पे आता है कि हमें वो चीज़ें वापस लेनी पड़ती तो इसमें जैसे कि देखा जा सकता है, जैसे कि किसी ने कार लोन लिया, तो सपोज़ दैट 70 टू 80% कार लोन होता है, राइट? क्या मैं सही हूँ इस चीज़ है। में? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही तो जो उसने 20 से 30% पैसा दिया है पहले, तो हकदार वो भी है उस कार का, जी। उससे वो कार ली जा रही है। तो जब बैंक रिकवर कर लेती है उस कार को और उस कार का फिर ऑक्शन करती है, उसको अपने हिसाब से निकालती है, तो उसका जो 20 से 30% है, उसके पैसे का क्या? सर इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक आंसर दे देता हूँ। जब आप परचेज़ करते हो कोई भी व्हीकल, जी, आप एक आरटीओ फॉर्म साइन करते हो। उस आरटीओ फॉर्म में हाइपो करके एक ऑप्शन आता है। जब जी, आप उस लेटर को साइन करोगे, फॉर्म मुझे याद नहीं है, 32 के आसपास होता है वो फॉर्म नंबर। उसमें जब आप वो हाइपो दे देते हो कि उसमें मालिकाना हक अभी बैंक का है, जो जी, आपको पैसा दे रहा है। तो जब तक वो हटेगा नहीं, तब तक बैंक उसका मालिक रहेगा। और रही बात उस चीज़ के लिए, तो अब ₹1 की कोई चीज़ थी, आपने मुझे ₹20 सॉरी ₹10 की कोई चीज़ थी, आपने मुझे ₹2 दे दिए। जी, ₹8 मैंने आपको उसके बदले दे दिए। जी, बट वो चीज़ का जो अमाउंट ₹1,00,000 है या ₹10 है या जो भी अमाउंट उसका गया है, उसके लिए तो वो बैंक के पास ही गया है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका मालिक तो बैंक ही हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए बैंक आपको टाइम देता है कि भई आपको 30 दिन बाद या 60 दिन बाद या आपकी जब ईएमआई लगना स्टार्ट होगी, बैंक आपको 5 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा कि सर आपकी ईएमआई लगने वाली है, आप अपने अकाउंट में मेंटेन रखें वो अमाउंट। उसके बाद भी अगर आप ये नहीं करते हो तो ये आपकी गलती नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही है और मनीष जी आजकल ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि कोई बैंक के पास जा रहा है, किसी को लोन की ज़रूरत है, कोई बैंक के पास जा रहा है, तो लोन ने सॉरी माफ़ी चाहूँगा बैंक ने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है इंश्योरेंस। लेकिन आरबीआई की तरफ से जहाँ तक देखा जाता है कोई गाइडलाइन ऐसी हमें अभी सुनाई में आई नहीं है कि ऐसी कोई गाइडलाइन है, लेकिन बैंक ने अपनी तरफ से मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको लोन के साथ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो क्या ये ज़रूरी है लेना? है। इसके लिए मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी बैंक है, जब वो आरबीआई से पैसा लेता है, जब जी, आरबीआई उनको पैसा देती है किसी एक ब्याज मूल्य पर और वो भी आगे पैसा देता है। बिल्कुल। अब वो चाहे दे हुँ, या ना दे, बैंक को तो अपनी जो मेरी ट्रांज़ैक्शन आरबीआई को जानी है, हमारे रिज़र्व बैंक को वो तो देनी है। हुँ, अब उस बीच में क्या होगा, आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, हुँ, कोरोना वायरस। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग अपनी जो काफ़ी लोग एक्सपायर हुए, जी, बिल्कुल। जिनकी मृत्यु हुई हुँ, अनफॉर्च्यूनेट। अब उसके लिए जो उन्होंने लोन ले रखे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? पैसा तो बिल्कुल, बैंक का था, बिल्कुल। वो पैसा एक तरह से डूब गया। उसकी रिकवरी के लिए उसके लिए सोच रहे फिर ये हमारा एक डिसीज़न हुआ बैंकिंग का कि हम उसकी एक इंश्योरेंस करेंगे। जी, इंश्योरेंस इसलिए कि आपके या हमारे एप्लीकेंट के ना रहने पर हम वो नॉमिनी या उसकी फैमिली को प्रताड़ित ना करें। हम वो बीमा जो उसका हमने किया है लोन का, वो पूरा पैसा हम ब उससे इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर लें। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी ने बैंक से लोन लिया, खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कुछ हो गया मतलब वो ना रहा। तो जो पैसा जो उसने इंश्योरेंस कराया है, तो वो पैसा उसके नॉमिनी के पास आएगा या फिर जिस कंपनी से उसने लोन लिया है, वो कंपनी उस पैसे की हकदार है? वो कंपनी रहेगी। वो कंपनी हकदार रहेगी? क्यों रहेगी, मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ जी, कि जब आप एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी या हम लोग कहते हैं हमारे में कहते हैं कि अगर हमने कोई गिरवी रखी है कोई चीज़ मॉर्गेज बिल्कुल। बैंक को या कुछ भी हमने एक सर्टेन लोन अमाउंट लिया है, जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा लोन कवर होता है। जी, वो लोन जैसे-जैसे आप देते रहेंगे, जी, वो लोन पूरा कवर हुआ जी, और उस बीच में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन दैट केस अगर मान लो मेरा पूरा पैसा रिकवर होगा, बैंक कहता है कि भाई मेरा ₹10 का लोन था, बिल्कुल। इसने मुझे ₹50 दे दिए थे पहले, ठीक है, कस्टमर ने, अब मेरे 30 पैसे रह गए। ठीक है। 30 पैसे में से लोन तो ₹10 का था हुँ, और इंश्योरेंस भी 10 का ही था, बिल्कुल। 50 उसके पास पहुँच गए, 30 उसने दे कवर कर लिए, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है, बैंक उसको रिटर्न कर जो देता है, रेस्ट अमाउंट नॉमिनी बचता है। को। यस। अच्छा जैसे कि इसमें देख सकते हैं, जैसे कि किसी ने मॉर्गेज लोन लिया, तो मॉर्गेज लोन में वो अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को रखता है, गिरवी रखता है। अब उसने साथ में इंश्योरेंस भी लिया। अब जब वो इंसान नहीं रहा, जिसने लिया है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इंश्योरेंस का पैसा, जी। जो इंश्योरेंस का पैसा उसका आना है और दूसरा जो आपका मॉर्गेज करी है वो चीज़। तो बैंक किस चीज़ की हकदार है? वो किस पे क्लेम करेगी? प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगी, जो उसने मॉर्गेज करी है या फिर इंश्योरेंस पे क्लेम करेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका एक आंसर दे देता हूँ। जी, अगर हमारे एप्लीकेंट लाइव हैं, मतलब अगर वो जीवित हैं जी, और अगर वो पैसा नहीं देते,
तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 3 साल तक तो हम उसको ऑप्शन पे नहीं डालते। जी। 3 साल के बाद हम उसको मौका देती है बैंक और हमारी जो न्यायालय है कि भैया आप आओ और ये पैसा अगर आप दे सकते हो आप दो। जी। 3 साल के बाद उसको हम ऑप्शन पे डालते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमारे एप्लीकेंट की मृत्यु हो जाती है, उस बीच में हम वो पैसा किससे लें? बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि हमारा पैंडेमिक में हुआ कि कई हज़ार करोड़ बैंकें जो हैं वो डूब गए। इसीलिए ये सॉल्यूशन निकाला गया कि हम उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज अगर हम लोन दे रहे हैं, तो हम अगर वो मृत्यु होने के बाद हम वो सिर्फ़ सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ही लें। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जी। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इस जो एप्लीकेंट था वो एक्सपायर हो गया। लोन अमाउंट 65 लाख रुपीज़ का था। वो पूरा बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा। आफ्टर 7 डेज़ वन्स आप जब पैसा आ गया उनके पास, उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर नॉमिनी को दे दिए। जी। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो नॉमिनी है या जो को-एप्लीकेंट या जो गारंटर बना हुआ है, उसके ऊपर बैंक उसको दंडित नहीं करता। वो प्रताड़ित नहीं होता पूरी तरह से। जी। वो बच भी जाता है, उसका पैसा भी हो गया। बट ये है कि जो हमारी जो मृत्यु हुई है, उसका तो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, बट जो आपके ऊपर आने वाले फ्यूचर में परेशानी है, वो सॉल्व हो जाती है। जी। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसमें, जैसे कि जो लोन के ऊपर जो इंश्योरेंस लगता है, वो कितने परसेंट का लगता है? कुछ आइडिया है इसमें? क्योंकि कभी-कभी कहीं-कहीं देखा है हमने, कोई बोलता है 2%, कोई बोलता है 4%। तो एग्ज़ैक्टली हम कितने परसेंट का इंश्योरेंस एक कस्टमर करा सकता है, जिससे कि उसके लिए सही हो कि आगे के लिए भी अगर कुछ होता है तो वो भी सेफ हो और उसका पैसा भी डिडक्ट कम हो? देखिए, इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। पहली है आपकी उम्र। जी। दूसरा है आपका लोन अमाउंट कितना है। ये दोनों मिलके ही आपका जो प्रीमियम जिसको हम पे करती है इंश्योरेंस जो हम लोग पे करते हैं, वो डिपेंड करता है। जी। ऐज और आपका लोन अमाउंट। इसमें ये 2 बड़े फैक्टर हैं, जी। जो आपका प्रीमियम डिसाइड करती है बैंक कि आपको इतना देना है। जी। तो इसमें कितने इंश्योरेंस अगर हम देखना चाहेंगे तो कितने इंश्योरेंस लगाना ज़रूरी है? देखो मैंडेटरी रहता है जिसको सॉरी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। उसमें हम प्रॉपर्टी कवर करते हैं। जी। उसमें भी क्लॉज़ होते हैं कि प्रॉपर्टी अगर किसी तरह से हार्म हो जाती है, ठीक है। मृत्यु नहीं हुई, अगर प्रॉपर्टी हमारी कोई नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हार्म हो गई, उसमें भी हम उस चीज़ को कवर करते हैं। सेकंड हम जो करते हैं वो होती है लाइफ, कि हमें अगर इन दैट केस पर्सन चला गया हमारा, हम उसको कवर करेंगे। तो दोनों हम प्रॉपर्टी और आदमी दोनों की कवर करके चलते हैं। इन दैट केस हम सीधा अगर इसका सिंपल मतलब समझें तो लोन सही भी है और नहीं भी। मतलब उसका यूज़ करने का तरीका आपका कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइडलाइन करने के लिए कि लोन सही है या नहीं। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद।